हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम एमसीक्यूज करेंगे यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। जैसा कि आप जानते हो कि आपके सिलेबस को बोथ आईसीएसई एंड सीबीएसई में सिलेबस को बाइफर्केट कर दिया गया है, 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया। और जो आपका पहला सेमेस्टर होगा नवंबर में, उसमें आपका एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। सारे टाइप के क्वेश्चन, इजी, मॉडरेट, टफ, सारे क्वेश्चन हम एमसीक्यूज इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी जो रीडिंग में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो देखो, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आज देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में थोड़े क्वेश्चन का लेवल में बढ़ाऊंगा। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो अपनी। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल। 1 कूलम ऑफ चार्ज, जैसा आप जानते हो कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? वैसा डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 6.25 × 10⁻18। ठीक है, फिर भी आप देखते हैं कि कैसा आई है। तो आपको पता है जो चार्ज, किसी भी चार्ज को हम n × e लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं इसे? तो इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? तो किसी भी चार्ज को क्वांटाइजेशन, ठीक है, कोई भी चार्ज को हम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज में लिख सकते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये सबसे बेसिक है। कहने का मतलब है किसी भी चार्ज को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम उसको डिवाइड करते ही जाएंगे, कि यानी कि चार्ज कैन नॉट बी डिवाइड इनडेफिनेटली। ठीक है, तो सबसे छोटा जो आएगा, सबसे छोटा चार्ज क्या देगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। उससे भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कोई भी चार्ज है उसको हम क्या करेंगे, अब सबसे छोटा क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया तो उससे बियॉन्ड नहीं जाएगा ना, तो कभी ऐसा नहीं आएगा 2.5 नहीं आ सकता, 2.5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा तो हो ही नहीं सकता है ना, तो पॉइंट में नहीं आ सकता। क्या आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 200 इलेक्ट्रॉन, 2000 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता। एन क्या है? इंटीजर है यहाँ पर। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। ओके, एन नंबर हमें नहीं पता। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप सभी को पता है कितना है, 1.6 × 10⁻20⁻19। ठीक है, कूलम। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो एन कितना आ जाएगा? 1/1.6 × 10⁻19। ठीक है, 1/1.6 नीचे, यहाँ पर 10⁻19 ऊपर जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो कितना आएगा। इसको सॉल्व किया तो 2 5 जा 2 8 जा, तो दिस इज 0.8 7 8 6 जा 54, 8 5 जा 8 8 6 जा 48। ओके, 8 6 जा 48, 20 8 2 जा 16, 40 8 5 जा 40। ओके, इतना आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 6.25 × 10⁻18 क्या आया है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एन क्या आ गया? इतना आ गया। आई होप समझ में आएगा। बहुत इजी है, बहुत बेसिक चीज़ है, डायरेक्टली आप आंसर याद रख सकते हैं इसका। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम में। ठीक है, ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो उसका ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है, देख सकते हो उसे आप। फिर हम सेकेंड क्वेश्चन में पढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखो, the ratio of the forces between 2 tiny bodies with constant charges in air and in an insulating medium of dielectric constant K is। ठीक है, तो देखो दो चार्जेस हैं, दो टाइनी बॉडीज हैं। ओके, जिनका चार्जेस क्या है? मैं बोल रहा हूँ सपोज Q1 और Q2। ओके, जिनमें Q1 और Q2 चार्जेस है और कुछ डिस्टेंस पे है। ठीक है, देखिए कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, r डिस्टेंस पे सपोज, तो इन पे लगने वाले फोर्सेस के वैल्यू। ठीक है, चार्जेस कांस्टेंट है। एक बार देखो मैं निकाल लिया इसको, किस मीडियम में लिया है? ये है एयर में या वैक्यूम में। पहले भी बोला है कि पहला एयर में बोला है। ठीक है, अगली बार मैंने निकाल लिया इन दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे। कहाँ पर? दूसरा मीडियम क्या है? जो मीडियम है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? तो आंसर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब समझते हैं सबसे पहले। तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, जिसका नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी।
ठीक है। और रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यह है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एंड दिस इज नीचे वाला है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, मतलब क्या है इसका, उसको भी समझते हैं। परमिटिविटी मतलब क्या होता है, तो देखो जब ये चार्ज क्या कर रहा है, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, जैसे आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, एक चार्ज क्या करता है, अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्पेस है, रीजन है, उसको डिस्टर्ब करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है एक चार्ज। ठीक है, चार्ज ने फील्ड क्रिएट की, तो जो ये चार्ज है कूलम फोर्स है बेसिकली, क्या ये ग्रेविटेशन फोर्स से कैसे डिफरेंट है, बिकॉज ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है, मीडियम कितना इस फोर्स को अलाउ कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कितना अलाउ कर रहा है मीडियम। ठीक है, वही क्या है, परमिटिविटी है मीडियम की। एक बार फिर से, परमिटिविटी का मतलब कितना जो मीडियम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ कर रहा है, ओके, वो परमिटिविटी है। या फिर ऐसे भी देखेंगे, अभी देखेंगे कितने टाइम्स, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और देखो इसके बाद एप्सिलॉन आर क्या है, रेशो है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का, मतलब ये परमिटिविटी है मीडियम की, कितना मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ कर रहा है, ओके। और जैसे कि ये मीडियम वाटर हो सकता है, एप्सिलॉन नॉट कितना फ्री स्पेस मीडियम को अलाउ कर रहा है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ कर रहा है, और इनका रेशो एप्सिलॉन आर है। मतलब एक रेशो है ना, सपोज जैसे कि वाटर के लिए 81 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो एप्सिलॉन है वाटर का वो एयर से 81 टाइम्स है, एयर से 81 टाइम्स है एप्सिलॉन, ओके। और इसी रेशो को हम क्या बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और आपने देखा होगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कितने टाइम्स फोर्स जो लग रहा था इनके बीच में वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। कैसे, देखो F क्या होता है, कूलम लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सारे फैक्टर आपको पता है, ये एयर का हो गया, ये मीडियम का हो गया। मीडियम को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 पाई एप्सिलॉन को लिख सकता हूँ एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, और ठीक है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, सॉरी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ से यहाँ पर एप्सिलॉन को लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मुझे ये पता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है कितनी होती है, तो ध्यान रखना 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, यूनिट देख सकते हैं, इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, ओके। कितनी हो जाएगी यूनिट, अगर देखें तो देखो इसकी यूनिट हो जाएगी, यहाँ से निकाल सकते हो यूनिट कितनी हो जाएगी, देखो न्यूटन नहीं आएगा, पहले आएगा, नीचे आएगा ये कूलम स्क्वायर, ओके, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी इसकी। इतनी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, तो हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है। तो एप्सिलॉन को हमने क्या किया, कितने टाइम्स है इस वैल्यू का, ओके, ठीक है, कितना। और देखोगे यहाँ पर जब इसको डिवाइड करते हैं Q1 Q2 आर स्क्वायर, तो एफ ऑफ एयर अपॉन एफ ऑफ मीडियम क्या आ गया, जब उसको डिवाइड किया तो आ जाएगा कितना, सारी चीज़ें कट जाएगी, बस क्या रह जाएगा, एप्सिलॉन आर रह जाएगा, एप्सिलॉन आर यहाँ रह जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो, और इस एप्सिलॉन आर को मैंने बताया ना कि भी लिख सकते हैं, तो देखो क्या आ गया, जो मीडियम का फोर्स है, दो चार्जेस, अगर मैं क्या करता हूँ, दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे एयर पे रखता हूँ, दो चार्जेस को जो मीडियम पे रखता हूँ किसी और मीडियम पे जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो जो फोर्स है मीडियम में वो K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है। तो मीडियम ने क्या किया, फोर्स को K टाइम रिड्यूस कर दिया। सपोज K की वैल्यू 81 है, तो 81 टाइम्स फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये K की मतलब है। ठीक है, आई होप ये टर्म समझ में आएगी। परमिटिविटी मतलब कितना होता है, एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है और K का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम। तो देखो क्या बोला इसमें क्वेश्चन में, तो फोर्स का रेशो पूछा ना, अगेन फोर्स का रेशो जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। तो रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन टू बॉडीज विद कांस्टेंट इन एयर एंड इन इंसुलेटिंग मीडियम। ठीक है, एयर और इंसुलेटिंग मीडियम के बीच में।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये एयर और इंसुलेटिंग मीडियम, तो यही हो जाएगा के रेशियो क्या आएगा K:1 इज द आंसर। K:1 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, जल्दी से देखो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी। इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो याद रखना इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा के से बड़ा ही आएगा। जैसे कि वाटर का 81 है, ठीक है, वो कितने टाइम रिड्यूस करेगा, ज़्यादा रिड्यूस करेगा फोर्स को, तो 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखो ऑप्शन क्या क्या है, -1 नहीं हो सकता, 0, 0.5 डी, 5 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि के की वैल्यू हमेशा डायरेक्ट इंसुलेटर के लिए क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऐसा यूनिट ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इज। फ्री स्पेस परमिटिविटी की यूनिट क्या है, फ्री स्पेस परमिटिविटी की यूनिट क्या है, तो अभी मैंने आपको दिखाया था फॉर्मूले से ना, कितना आ गया था, ये फॉर्मूला है। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्या करो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, बाकी सारे फैक्टर इधर, तो 4 पाई R स्क्वायर और F। तो देखो इसकी यूनिट क्या, चार्ज इसकी कूलम स्क्वायर, 4 पाई तो कांस्टेंट R स्क्वायर की पर मीटर स्क्वायर और पर न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, तो आंसर है इसका जो ऑप्शन करेक्ट है सी या डी में से कूलम स्क्वायर है ना, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 इफ एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर परमिटिविटीज ऑफ वैक्यूम एंड वाटर रिस्पेक्टिवली देन। ठीक है, जैसा अभी मैंने करके दिखाया आपको। ठीक है, एप्सिलॉन परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी का एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट, सारी टर्म अभी एक्सप्लेन करिए आपको। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, देखो रिलेटिव परमिटिविटी की 81 है, ये है एप्सिलॉन ऑफ मीडियम या वाटर। ओके, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, 81 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो और कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप देख ही सकते हो, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ओके, डी इसका सही ऑप्शन है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट आएगा, आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, नाउ 6 क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स एट सम डिस्टेंस अपार्ट इज। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपसे याद रखना कितना टाइम्स होता है। तो देखो आपको पता है ना, कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो आंसर है कूलम फोर्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कूलम इज वेरी, 4 फोर्सेज आपको पता है नेचर में, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, कूलम फोर्स, और चौथा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन और वीक न्यूक्लियर में, ग्रेविटेशन और कूलम फोर्स में कौन स्ट्रॉन्ग है, तो कूलम फोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के केस में जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10⁻43 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, कूलम फोर्स, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना आ जाएगा, 10⁻44, 43। और देखो इसमें एक और चीज़ है, लेकिन आपको पूछा क्या है, रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अपन रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो तो ध्यान रखना, ये 43 टाइम्स ये, तो 1/43। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखना। तो कितना आ गया आंसर इसका, ये इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो अब देखोगे ये, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10⁻43 भी लिख सकता हूँ ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो 6 का डी हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। A body has a positive charge of इतना 8 × 10⁻⁻19 कूलम इट हैज़। ठीक है, तो एक बॉडी के पास कितना चार्ज है, इतना चार्ज है, 8 × 10⁻⁻19 कूलम। हमें बताना है कि इस बॉडी में कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्सेस। ठीक है, डेफिनेट बात है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन की
डेफिशिएंसी होगी तभी पॉजिटिव चार्ज है। एग्जैक्टली कितने हैं वो, उसको निकालने के लिए फिर से क्या लगाएंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इक्वल टू एनी, क्यू पता है 18 × 10⁻⁻⁹। एक प्रोटॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है प्रोटॉन जो चार्ज हो गए दोनों का सेम होता है, ओके। तो इंटू 10⁻⁻⁶ × 10⁻⁻⁹, ठीक है। इनकी वैल्यू कितनी आई जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 8 × 10⁻⁻⁹/1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है। इसको किया तो कितना आ रहा है 16 5, इनकी वैल्यू 5, मतलब 5 प्रोटॉन या 5 इलेक्ट्रॉन कम है इसमें, ठीक है। तभी चार्ज इतना आएगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, 5 इलेक्ट्रॉन कम है या फिर 5 प्रोटॉन ज़्यादा है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बोला है तो बोलेंगे डेफिशिएंसी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 8 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या क्या होती है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट फॉर्मूला देखो, आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक है फोर्स अपॉन चार्ज, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक आप पढ़ोगे आगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ से जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम। यहाँ से जो यूनिट आएगी वो आएगी वोल्ट पर मीटर। 2 यूनिट तो हो गई, तो पहले 2 आंसर तो ऑप्शन नहीं हो सकते, सी और डी में देखते हैं। क्या में फोर्स को या वर्क डन क्या होता है आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ओके। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स को क्या मैं वर्क अपॉन डिस्टेंस लिख सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ। अगर ऐसा कर सकता हूँ तो देखो पहली यूनिट क्या बन जाएगी, W/S/Q, ठीक है। यानी कि वर्क डन क्या है, वर्क डन की यूनिट जूल है, S की मीटर, ये चार्ज की पर कूलम पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ठीक है। ये भी है, तो देखो ये डी ऑप्शन है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन, क्या बोला है, देखो फिगर बनी है कुछ ऐसी और आपको पता है, तो यहाँ पर ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा, आर डिस्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो क्या शो करता है हमें, तो आंसर है स्ट्रेंथ शो करता है। जहाँ ये पास होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ दूर होगी वहाँ पर, जहाँ देखो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लक्स क्या है, यहाँ इस यूनिट एरिया से फ्लक्स 2 लाइन पास हो रही है, इस यूनिट एरिया से 3 लाइन पास हो रही है ना। सो और थोड़ा सा बना सकते हैं यहाँ पर ना, थोड़ा सा प्रॉपर्ली बनाऊंगा तो आप देख सकते हो कि इस एरिया से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो फ्लक्स यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, सॉरी यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा है, यहाँ क्लोज है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ओके। तो पूछा क्या है, द फिगर शोज द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्जिंग फ्रॉम अ चार्ज बॉडी if the electric field at A and B are EB respectively and the distance between them is R, then तो बताना है कि किस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, यहाँ पर ज़्यादा है या बी पॉइंट पे ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से मिल रही है, यहाँ से, और रिलेटिव क्लोजनेस कहाँ पर इलेक्ट्रिक क्लोजनेस ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। तो आंसर क्या होगा इसका, ये सही ऑप्शन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट से, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए, 10 क्वेश्चन। अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दे विल एक्सपीरियंस। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एक प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इस पर क्या लगेगा फोर्स, किस डायरेक्शन में लगेगा, आपको पता है एफ क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला Q/U। पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स माइनस साइन है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन पे ऑपोजिट लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्सेस की वैल्यू तो इक्वल होगी क्योंकि दोनों का चार्जेस बराबर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, चार्जेस बराबर है दोनों का, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो ऑप्शन नंबर इक्वल फोर्सेस इन सेम डायरेक्शन
ये बिल्कुल नहीं होगा, फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है ना, तो ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल है और मुझे ऐसी वीडियो और बनानी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना अपना कि इसको मैं कंटिन्यू करूं। ठीक है, कोई भी आपको इसमें लूप होल लगता है, कोई भी कमी लगती है वीडियो में, तो आप प्लीज़ मुझे मेंशन करना, मैं कोशिश करूंगा कि उसको ठीक कर सकूं। और जो NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं मैं, वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो इतना रखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, और MCQs लेके अगर आपकी रिक्वेस्ट आई तो उसको लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करूँगा, सॉल्व करके दिखाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।